आज आप यहाँ पर आए और सभी को सबसे पहले संबोधित करें। सर प्लीज। सर जी, सर आप प्लीज यहाँ पर आए। नहीं, मैं बोला अगर वहाँ बोलूँगा तो फिर आपके सवाल का जवाब पहले ही दे। ठीक बात। एकनाथ शिंदे जी, न्यूज़ 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात सीधे शुरू करेंगे। जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा राज्य है, FDI में नंबर 1, और जब आप प्रधानमंत्री मोदी के विजन को भी देखते हैं कि हमने देश को एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देना है, तो उसमें सबसे बड़ा दारोमदार आपके राज्य के ऊपर आ जाता है। $1 ट्रिलियन की उम्मीद आपसे है। इस वक्त आप लगभग $500 बिलियन की इकोनॉमी है। $1 बिलियन 8-9 हज़ार करोड़ रुपए होते हैं। तो जब आप $500 बिलियन और महाराष्ट्र को आगे लेकर जाने की बात करते हैं, तो आपका वो क्या विजन है, कैसे देखते हैं आप कि ये एक ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा? पहले तो मैं न्यूज़ 18 इंडिया जी, न्यूज़ 18 इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दर्शक यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपका अभिनंदन नहीं करूँगा तो कार्यक्रम कैसा शोभा बढ़ेगा। और आपने न्यूज़ 18 इंडिया आज राज्य से राष्ट्र का निर्माण, ऐसे विषय है ना? बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत ही कार्यक्रम का जो महत्व है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि राज्य में हम जो विकास के काम कर रहे हैं और राष्ट्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, तो राज्य से ही, राज्य का जब विकास होता है, जब एक शहर का विकास, जिले का विकास होता है, तब राज्य का विकास होता है, और राज्य का विकास होता है तब राष्ट्र का विकास होता है। तो ये एक श्रृंखला है, एक चेन है। और इसलिए मैं इतना कहूँगा कि आपके इस कार्यक्रम को मैं इसलिए शुभकामनाएं और बधाई दी क्योंकि आपने दोनों लिया है, राज्य भी लिया है, राष्ट्र भी लिया है। तो राष्ट्र भी आगे बढ़ रहा है और राज्य का भी विकास हो रहा है। पिछले 2 साल में आपने जैसे कहा कि हमारे महाराष्ट्र का योगदान जो है राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम GDP में भी नंबर 1 है, 14% है। FDI में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम लोग फर्स्ट नंबर है। दूसरी बात है कि जो इंडस्ट्री आ रही है उसमें हम फर्स्ट है। ये हमारा महाराष्ट्र जो है इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बन चुका है। दूसरे इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है, देश में सबसे ज़्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू है आज। और मैं दावे के साथ कहूँगा कि आज आप अटल सेतु से ट्रेवल किए, अटल सेतु देखिए, जो जहाँ 1.5 से 2 घंटे लगते, 15 मिनट में वो ट्रैवल टाइम उसका 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हुआ है। तो समय की बचत होती है, फ्यूल की बचत होती है, पोल्यूशन कम होता है। दूसरी बात है समृद्धि हाईवे जो नागपुर मुंबई जो एक्सप्रेस सुपर एक्सप्रेस बनाया, एक्सेस कंट्रोल, मुंबई का कोस्टल हाईवे बनाया, पुणे मुंबई का मिसिंग लिंक हम बना रहे हैं। जो अभी पुणे मुंबई 2.5 घंटे में हम लोग सफ़र कर रहे हैं, अभी ये मिसिंग लिंक होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद और आधा घंटा पुणे मुंबई कम हो जाएगा। जो दुनिया का सबसे वाइडेस्ट टनल है, जो कई लोगों को मालूम नहीं है, जो घाट सेक्शन जब हमें पार करना पड़ता है, ये मिसिंग लिंक पूरा होने के बाद अगले साल में ये घाट सेक्शन आपको
अवॉइड करेंगे आप, घाट सेक्शन में जाना जरूरी नहीं होगा। और इसलिए ये जो प्रोजेक्ट जो है हमारे, ये राज्य के हित में मेट्रो का काम शुरू है। मेट्रो 3 अभी कंप्लीट हो जाएगा 13.5 किलोमीटर का, ये सितंबर में। अगले साल में पूरा लगभग 20 किलोमीटर और हो जाएगा। मेट्रो टोटल 337 किलोमीटर है मुंबई और MMR में। आज जो गाड़ियाँ हम लोग रास्ते पे प्राइवेट कार लेके जाते हैं, मेट्रो फेज में कम होते जाएगा कंप्लीट, तो इतनी 50-60 लाख गाड़ियाँ कार कम हो जाएगी रास्ते से। लोग आराम से बैठेंगे, मेट्रो का सफ़र करेंगे, एयर कंडीशन मेट्रो है। तो ये जो महाराष्ट्र है ये देश का ग्रोथ इंजन है। और इसलिए महाराष्ट्र ये पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार स्थापित होने से पहले पीछे था, कर्नाटक और गुजरात आगे था। जैसा हमारी सरकार स्थापित हो गई 2.5 साल पहले, 2 साल पहले हम नंबर 1 आ गए। हम नंबर 1 आ गए क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, इस राज्य को आगे बढ़ाना। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर, इंडस्ट्री क्यों आ रही, जो मैं बताऊंगा। जो दावोस में जब हमारी सरकार बनी थी, 3-4 महीने, 6 महीने भी नहीं हुए थे, दावोस में गए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो ऐसे लोग हमारे राज्य पे विश्वास रखने लग गए कि 1,37,000 करोड़ के MOU साइन हो गए। 1,37,000 करोड़ के MOU सिर्फ 4 महीने हुए थे हमारी सरकार को, जब हम दावोस गए थे। उसके बाद पिछले साल हम गए तो 3,50,000 करोड़ के MOU साइन हुए। मतलब 5 लाख करोड़ के MOU हमारे राज्य में साइन हो गए, जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसके जरिए। तो ये अभी लोगों को पता है कि ये महाराष्ट्र जो है हमारे यहाँ ह्यूज पोटेंशियल है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर है, सब कुछ है। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री आती है तो हम उसको रेड कारपेट देते हैं, उससे सिंगल विंडो क्लियरेंस देते हैं, उसको कैपिटल सब्सिडी देते हैं, उसको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है। क्योंकि इंडस्ट्री आए, अभी हाल में 80,000 करोड़ के MOU साइन किए, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी देखिए कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिघी पोर्ट के लिए 38,000 करोड़ का लागत जो निवेश है वो सरकार कर रही है। 5,000 करोड़ की लागत कर दी, उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी। अभी वाडवन पोर्ट का जो है कल उसका भूमि पूजन है। तो ये जो इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री आने के वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग हमारे खुद के पैर पर खड़े हो जाएंगे। और इंडस्ट्री कब आती है तो उसको चाहिए सिक्योरिटी, उसको चाहिए वहाँ पर सहूलियत, उसको चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। तो ये हम दे रहे हैं और इसलिए ये राज्य का विकास हो रहा है। और राज्य, हमारा जो राज्य है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र राज्य अभी देश में नंबर 1 प्रोग्रेसिव स्टेट है और इसलिए इसकी हमें खुशी है। इसमें और हम बढ़ाएंगे। एक $1 ट्रिलियन की आपने बात कही है, नीति आयोग के बैठक में उन्होंने कहा सिर्फ मुंबई और MMR में ही $1 ट्रिलियन का पोटेंशियल है, सिर्फ मुंबई और MMR में। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र तो अलग है। तो इसलिए जो काम पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार आने से पहले बंद पड़े थे वो सब हमने शुरू कर दिए, सब हमने शुरू कर दिए। स्पीड ब्रेकर डाले हुए थे उसको हटा दिए। क्या है, डेवलपमेंट की विजन चाहिए, हमारी सोच विकास की ओर। जैसे 2047 में आदरणीय मोदी जी की सोच है विकसित भारत। अभी विकसित भारत को आगे बढ़ाना है तो जो $5 ट्रिलियन जो है हमारा गोल, उनका अभी नज़दीकी उन्होंने सोचा है। तो $1 ट्रिलियन महाराष्ट्र जो जब कंट्रीब्यूट करेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारा सबसे अहम मुद्दा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हम बढ़ावा दे रहे हैं, विकास को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और इसलिए आप जहाँ जाओगे वहाँ पर देखो काम शुरू है।
पूना में काम शुरू है, नासिक में काम शुरू है, संभाजी नगर में काम शुरू है, नागपुर में काम शुरू है। अभी नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे, जिसको हमने बाबा साहब ठाकरे जी का नाम दिया है, 20 घंटे लगते थे। आज किसान अगर हमारी उसके कुछ पूरा खेती का जो उनका ये है प्रोडक्शन, वो अगर लेके निकले तो तीसरे दिन यहाँ पहुँचेंगे अनाज को लेके। अभी सुबह निकले तो रात को पहुँचेंगे, शाम को। ये तो कितनी बड़ी गेम चेंजर हमारी प्रकल्प है जो। तो इसलिए हम इतना ही चाहते हैं कि डेवलपमेंट को बढ़ावा दो और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दो, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र देश की ग्रोथ में बहुत बड़ा अपना रोल अदा करेगा, लेकिन जो अभी आप बात कर रहे थे FDI की, 2019 में जब सरकार बनी, जिसमें आप भी शामिल थे, उद्धव ठाकरे लीड कर रहे थे सरकार को, उस टाइम पर जो पहला साल था गुजरात आगे निकल गया FDI में, उसके अगले साल कर्नाटक आगे निकल गया FDI में, पहले महाराष्ट्र नंबर 1 रहता था FDI में, उसके बाद आप बाहर हुए वहां से, यहां पर आए, वापस महाराष्ट्र नंबर 1 हो गया FDI में, और उसका जो मार्जिन है वो भी बढ़ता गया। ये जो पहले 2 साल थे उसमें आपको क्या खामियां नजर आई जिसके कारण ये हुआ कि गुजरात आगे निकल गया, कर्नाटक आगे निकल गया, आप वापस आए इधर बीजेपी के साथ और वापस नंबर 1 FDI में हो गया? फर्क क्या देखा आपने? नहीं, विजन का फर्क है, विजन सोच का फर्क है, क्योंकि हम पॉजिटिव और प्रैक्टिकल रहना चाहिए। हमें क्या मिला, इससे बजाय हम इस राज्य को क्या देंगे, हम इस देश को क्या देंगे, हम इस जनता को क्या देंगे, इस पे सोचना चाहिए। हमें क्या मिला, इससे हम दूसरों को क्या देंगे, ये सोचेंगे तो बहुत ही चेंजेस अब में करने को भी मौका मिलता है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट पूरे कंप्लीट बंद थे, सब जो पहले सरकार ने शुरू किए थे वो बंद पड़े थे। मेट्रो को हमने शुरू करवा दिया, समृद्धि शुरू करवा दिया, अटल सेतु शुरू करवा दिया, ये कोस्टल को बढ़ावा दे दिया। जो इंफ्रा प्रोजेक्ट जितने ज़्यादा आप बनाएंगे उतनी आपकी राज्य की प्रोग्रेस फास्ट होती है। और यही तो फिर इसलिए तो हम लोग आगे आ गए। जो पीछे गए थे ये डेवलपमेंट के वजह से आ गए। जिस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट ज़्यादा शुरू है उस राज्य की प्रगति बहुत तेज़ी से होती है। वही हमने किया, बाकी दूसरा कुछ नहीं किया। आज सब जगह पर हमने देखा है कि MMRDA, सिडको है, माड़ा है, MSRDC है, ये सब लोग, PWD है, काम कर रहे हैं। सब जगह काम शुरू है। आप जहाँ जाओगे वहाँ कुछ ना कुछ काम पाओगे। पिछले 2.5 साल में इनको सबको पूछो, बंद पड़ा था सब, लॉकडाउन था। अभी कुछ लोगों का लॉकडाउन ये बहुत ही पसंद का इश्यू था, हमारा वो नहीं है। हमारे को तो रोज का काम करना है और लोगों को रोज कमाना। कई लोग तो ऐसे रोज कमाना रोज खाना है, तो इसलिए तो वो जो FDI में पीछे गए थे उसका जो दूसरी साइड से बात की जाती है वो भी ये भी कही जाती है कि उस टाइम कोविड चल रहा था और कोविड के चलने के कारण सारी जगह पर चीजें ठप हुई थी, तो जाहिर तौर पे फिर हम भी थोड़ा पीछे चले गए। तो ये वहां पर उस चीज का जो एक तरीके से समझाया जाता है कि हम क्यों पीछे गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो कारण था? नहीं, देखिए, कोविड में हमारी मानसिकता होनी चाहिए, काम करने की मानसिकता चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, हम प्रैक्टिकल बनकर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर निगेटिविटी है, अगर हम प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम सोचकर भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हम दिन रात काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ हमने, जैसे ही सरकार बन गई, हमने मैन पावर बढ़ाने को कहा, मशीनरी बढ़ाने को कहा, तेज उसका गति बढ़ाने को कहा, और उससे खुद भी तो रास्ते पे उतरना चाहिए। घर में बैठकर सरकार नहीं चलाया जाता है, घर में बैठकर राज्य नहीं चलाया जाता है। सिर्फ फेसबुक लाइव से सरकार नहीं बनता है, लोगों को फेस टू फेस उनको हैंडल करना पड़ता है। लेकिन शिंदे साहब कहते हैं कि आपने तो अपने घर को भी बदल दिया। अभी थोड़ी देर पहले मिलिंद देओरा यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि जिस तरीके की भीड़ आज की डेट में वर्षा में लगती है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी वैसी भीड़ नहीं देखी थी जैसी अब वहां पर लगती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि घर से सरकार नहीं चलाई जाती, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने उस चीज में भी एक बदलाव लेकर आए हैं जहां पर भीड़ लगी रहती है। 1-1, 1:30 बजे तक आप वहां पर काम करते रहते हैं, जो सुनने में आ रहा है कि आप किसी को भी रात के 1 बजे फोन करके मीटिंग करते हैं, 2 बजे करते हैं। तो ये जो बदलाव आया है, ये आप क्या, ये कारण ये रहा है कि जो आप
बिल्कुल ही ग्रास रूट से उठे हैं, बिल्कुल ही एक साधारण जीवन से आप उठकर आए हैं, इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। सही बात है, क्योंकि मुझे अनुभव है कि यहाँ पर जैसे वर्षा सीएम का निवास स्थान है, लेकिन अभी वहाँ पर हर एक कॉमन मैन वहाँ जाता है। क्योंकि मैं कहता हूँ सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर, सब लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सीएम मीन्स कॉमन मैन। तो लोगों को भी लगता है हमारा ही आदमी है, ये हम में से एक मुख्यमंत्री बन गया है, तो ये वर्षा भी अपना ही है, चलो वर्षा में, तो आ जाते हो लोग। तो पहले बहुत ही रिस्ट्रिक्शन था, पाबंदियाँ थी, अभी कोई पाबंदी नहीं है, वो सब आते हैं, उनसे मिलता हूँ मैं, उनको विश्वास है कि ये मुख्यमंत्री जो है ये सबसे मिले बिना जाएगा नहीं, एक विश्वास होता है। दूर दूर से लोग आते हैं, बोले सभी लोग देखो चीफ मिनिस्टर का तो विदाउट अपॉइंटमेंट कोई भी पहले आ नहीं सकता था, लेकिन अभी लोग आते हैं और पुलिस पूछती है उनको आप यहाँ कैसे आ गए, बोले आपने कुछ अपॉइंटमेंट लिया, बोले नहीं नहीं हमको भरोसा है एकनाथ शिंदे हमको जरूर मिलेंगे, तो आ जाते हो। शिंदे जी, राज्य आपका बहुत बड़ा है, राज्य आपका बहुत बड़ा है, बहुत पोटेंशियल है, आपने खुद बताया, आपने ये भी बताया कि मुंबई में खुद में ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का पोटेंशियल है। आप सिंगापुर को देख लें तो जो सिंगापुर कर पाया है मुंबई शायद उससे बड़ा ही है, तो मुंबई बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन आपका इतना बड़ा राज्य है जहां पर अगर आप दूसरी तरफ को चले जाएं, विदर्भ की तरफ, तो बहुत दिक्कतें वहां पर आ रही हैं, बहुत गरीबी है वहां पर किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, जो पिछले साल भी 2800 के करीब लोगों ने आत्महत्या की वहां पर। तो हम जब इस चीज की बात करते हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और दूसरी तरफ हम विदर्भ को भी देखते हैं, तो इसके बीच में जो एक आपने सेतु बनाना है, वो सेतु कैसे बनाएंगे आप? बिल्कुल आपकी बात सही है, विदर्भ में आत्महत्या हो रही है, ये हकीकत है। इसीलिए हमारी सरकार आने के बाद, जैसे ही सरकार हमारी आई, तो किसानों की आत्महत्या कम होनी चाहिए। इसलिए क्या कर सकते हैं हम, उनको ज़्यादा सहूलियत देना, उनको आर्थिक मजबूत करना, उनको पैसों की ताकत देना, क्या क्या उनको सहूलियत देना, खेती के साथ और जो दूसरे उनको सपोर्टिव सिस्टम जो है उसको जोड़ना, ये हमने कर दिया। जैसे प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया सालाना देते हैं शेतकरी सम्मान योजना, वैसे ही हमने 6,000 रुपया नमो शेतकरी सम्मान योजना का शुरू कर दिया राज्य का। अभी किसान को 12,000 रुपया सालाना, हर एक किसान को मिलते 12,000 रुपया सालाना। हमने उनको अभी क्रॉप इंश्योरेंस जो किस्त जो है प्रीमियम किसान भरते थे, अब हम भरते हैं, उसकी प्रीमियम सरकार भरते हैं, किसान से सिर्फ 1 रुपया हम लेते हैं, केवल 1 रुपया। ये भी पहला राज्य है देश में जो 1 रुपया में पीक बीमा देने वाला। उसके बाद हमने अभी उनको ये हमारे बजट में जो किसान हमारे इलेक्ट्रिक पंप से खेती करता है, 7.5 HP तक जो पंप से खेती करता है उसकी बिजली के बिल को माफ़ कर दिया, वो टेंशन था उसको, वो हम कर दिया। सोलर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जो डिमांड करेगा सोलर सिस्टम चाहिए उसको सोलर हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब जो है ये किसानों को जितनी हम मदद कर सकते हैं, जैसे बेमौसम बरसात होती है तो रूल्स के हिसाब से बहुत कम पैसे मिलते हैं, तो हम लोग ने NDRF के रूल्स चेंज कर दिए, NDRF के नॉर्म से डबल देने लग गए। 2 हेक्टर जमीन को देते थे हम 3 हेक्टर कर दी, तो ये भी हमने बदलाव कर दिया ताकि किसान को ज़्यादा फायदा हो जाए और किसान को जैसे बेमौसम बरसात में नुकसान हो गया तो यहाँ से उनको पैसे मिल जाए, वो कॉम्पनसेट हो जाए। तो ये हमारी कोशिश है। और निश्चित रूप से आपको ये बताऊंगा कि विदर्भ में ये समृद्धि हाईवे जो हमने बनाया है मुंबई नागपुर, नागपुर मुंबई, वो विदर्भ में नागपुर तक है। अभी वहाँ पर इंडस्ट्री जा रही है, बुल्ढाना में इंडस्ट्री जा रही है, यवतमाल में इंडस्ट्री जा रही है, और ये जो नागपुर मुंबई वाला जो हाईवे है एक्सेस कंट्रोल, उसे हम भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली तक लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ भी डेवलपमेंट हो जाए, वहाँ के लोगों को काम मिले, वहाँ इंडस्ट्री पहुँचे, क्योंकि कनेक्टिविटी ने तो इंडस्ट्री नहीं, तो हमने इंडस्ट्री जाने के लिए कनेक्टिविटी दी है और उसको और बढ़ा रहे हैं। और वहाँ जो जाएगा उससे ज़्यादा हम सब्सिडी देंगे तो इंडस्ट्री भी वहाँ जाएगी, लोगों के हाथ को काम मिलेगा। आपको एक किस्सा मैं बताता हूँ, गढ़चिरौली में कोई इंडस्ट्री नहीं जाती थी। गढ़चिरौली तो नक्सलाइट एरिया, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है,
तो मैं वहाँ पर जब गार्डियन मिनिस्टर था तो एक स्टील इंडस्ट्री को वहाँ पर शुरू करवाया मैंने। तब कई लोगों ने कहा ये नहीं होगा शुरू, कैसे होगा, वो नक्सल ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा नक्सल से डरकर अगर हमारी सरकार वहाँ इंडस्ट्री नहीं बना पाती तो हमारा मतलब हम तो एकदम सरकार चलाने में नाकाम है। सरकार चलाना हमारे लिए मतलब मीन्स ये हमारा पूरा तरह फेल्यूर है। तो वो शुरू कर दिया। डरते तो आप है नहीं। जब एक बार गढ़चिरौली में जब आप गार्डियन मिनिस्टर थे हाँ। और आपको Z+ सिक्योरिटी चाहिए थी और आपको भनक मिली कि शायद उद्धव ठाकरे आपको Z+ सिक्योरिटी नहीं देना चाहते, तो आपने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने, पुलिस ने आपको ये भी कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन दे देंगे, चाहे कागजों में नहीं कहेंगे कि Z+। आपने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर भी जाऊंगा, वहां पर कोई ऐसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपको वहां का इस वक्त माहौल क्या नजर आता है? क्या नहीं, देखिए मैं तो डर का नाम ही नहीं मेरे बुक में। डर ये चीज मेरे किताब में नहीं है और मैं ऊपर वाले से डरता हूँ, बाकी किसी नहीं डरता हूँ। और इसलिए मैं मेरा काम ईमानदारी से करता हूँ। जब मुझे Z+ की ज़रूरत थी, मैंने नहीं मांगी थी, तब मुझे नहीं दी गई। बोले नहीं मिलेगी, मैं बोला नहीं चाहिए, जो है पुलिस वो भी ले लो, मेरे को, मैं कोई डरने वाला नहीं, मेरा काम शुरू करने वाला हूँ। और मैं इंडस्ट्री शुरू कर दी। आज आपको बताता हूँ मैं कि टाटा से लेके कई लोग वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री की होड़ लगी हुई है और गढ़चिरौली भी डेवलप हो रही है और नक्सलवाद जो है पूरी तरह खत्म हो रहा है। आपको मैं बताऊंगा कि महाराष्ट्र का नक्सलवाद हम 0 करने जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ नक्सलियों के साथ मुठभेड़ करके उनको मारना इतने तक सीमित नहीं। हम वहाँ डेवलपमेंट किए, लोगों के हाथ को काम, वहाँ हॉस्पिटल, वहाँ रोड्स, वहाँ स्कूल्स, ये सब बनाया। तब जाके वहाँ पर गढ़चिरौली का भी नक्शा बदल गया है और वहाँ पर वो हमारा जिला बाकी जिलों के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, गढ़चिरौली में विकास, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज बार बार जो आप एम्फेसाइज करते हैं वो ये है कि जिसके ऊपर आप जोर देते हैं कि मराठा रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो ये मराठा रिजर्वेशन वाला जो मसला आता है, वहां पर ये OBC रिजर्वेशन उसके साथ जब टकराती है तो ये बात आ जाती है कि रिजर्वेशन है तो आंकड़ा तो 100% का ही, ज्यादा से ज्यादा। आप अगर यहां से लेंगे तो कहीं से देंगे, कहीं पर देना चाहोगे तो कहीं से लेना पड़ेगा आपको। तो इस चीज को जब आप देखते हैं तो आप कैसे सोचते हैं कि ये रिजर्वेशन दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, क्यों दी जानी चाहिए, कितनी दी जाएगी, कहां से ली जाएगी, और दूसरी साइड को कैसे आप सेटिस्फाई करोगे कि अगर हम ले भी रहे हैं आपके कोटे में से या आपके नंबर में से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्टेट का फायदा है, क्योंकि आप एक चीज करना चाह रहे हैं लेकिन दूसरे को नाराज भी नहीं करना चाह रहे। ये कैसे करेंगे? सरकार का स्टैंड पहले से भूमिका एक सरीकी रही है। जब मराठा आरक्षण हमने कहा देंगे और OBC या किसी अन्य समाज का आरक्षण कम नहीं करेंगे, उसी पे हम आज भी कायम हैं। जब उनको मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र जो है सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, तब हमारी सरकार ने जस्टिस शिंदे कमेटी गठित कर दी और जिनके पुराने दफ्तर में जिनकी नोंद है कहते हैं उसमें, तो उसको कुणबी प्रमाण पत्र देना शुरू हो गया। आज भी शुरू है। हमने कहा मराठा समाज को हम रिजर्वेशन देंगे। हमने स्पेशल सेशन बुलाया, मराठा समाज को 10% रिजर्वेशन दिया। आज कोर्ट में है, हमने दे दिया, उसको लागू भी कर दिया। अभी कौन वहाँ पर कोर्ट में गए देखो उसको खारिज करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने उसको अभी रिजेक्ट नहीं किया है, क्योंकि मराठा समाज को आरक्षण देना ये ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस प्रूव करो। तो हमने बैकवर्ड कमीशन गठित करके सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस प्रूव किया और प्रूव करने के बाद सेशन में उसको बाकायदा रिजर्वेशन हमने दे दिया। OBC का 1% भी नहीं कम किया है और आज वो 10% लागू है। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमटेंस में सरकार
ये निर्णय ले सकती है। अबाउ 50% का वही हमने किया है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है हमने। और आज 10% रिजर्वेशन शुरू है, लेकिन जिन्होंने ये रिजर्वेशन देना था, जब उनको मौका था, उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ मराठा समाज को का यूज किया और बड़े बड़े पद ले लिए, सत्ता बन गए, सब कुछ बन गए, और लेकिन मराठा समाज को वैसे ही रखा, वंचित रखा। और इसलिए हमने जो कहा वो करके दिखाया है। आज मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया है 10%, कुणबी प्रमाण पत्र उनको मिल रहा है, उनको ओबीसी के धरती पर उनको जो सुविधा है वो हम दे रहे हैं। ओबीसी का किसी का भी नहीं कम करते हुए, ये आज की परिस्थिति है। अभी वो विपक्ष हमको ही बदनाम कर रहे हैं, दिया भी आपने नहीं, हम दिया है तो उसको रद्द करने के लिए आड़े टेढ़े रास्ते से कोर्ट में भेज रहे, क्या है। शिंदे जी, आज यहाँ पर आप बैठे हुए, आप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। हम समय की घड़ी को थोड़ा सा पीछे लेकर जाए 2019 में, तो शायद आपने सोचा नहीं होगा कि आप कुछ सालों के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। उस वक्त अलायंस बड़ी साफ सुथरी थी कि पहले इलेक्शंस होने से पहले कि बीजेपी और शिवसेना, और दूसरी तरफ बिल्कुल साफ था कि एनसीपी और कांग्रेस। थोड़ी देर के बाद वाकया सारे बदलने शुरू हो गए। जैसे ही रिजल्ट्स आए, 105 सीटें आई बीजेपी का, एकदम सारा कुछ ही समीकरण बदलने शुरू हुए। अगर थोड़ा सा आप उस समय की बात बताएं कि उस समय क्या हुआ, क्या सोच चली कि सारा कुछ बदलना शुरू हो गया, जिसके चलते चलते एक कड़ी से दूसरी जुड़ती हुई आज आप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और यहां से ही कड़ी आगे जाएगी इस बार के विधानसभा के चुनाव में। तो अगर आप थोड़ा सा उस समय के बारे में हमें बताएं तो। देखिए, पहली तो बात मैं बताऊंगा आपको कि मुझे कुछ मुख्यमंत्री बनना ये मेरा कोई मकसद नहीं था या ख्वाब भी नहीं था। मैं कभी भी काम करता हूँ, मुझे कुछ मिले इसलिए मैं काम नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ समाज के लिए काम करते रहता हूँ। और जो भी मेरे पास जो भी ओहदा है, जो भी अधिकार है, उसका फ़ायदा लोगों को होना चाहिए, जनता को होना चाहिए, यही मेरा मकसद है। लेकिन जब ऐसा हुआ कि मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, आज भी भले मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में से जो कार्यकर्ता कभी नहीं हट सकता है। मैं कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, और कल भी कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते रहूँगा। ये मेरे डीएनए में मेरी स्टाइल है, और उसे मैं बदल नहीं सकता हूँ। क्योंकि एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी और क्रेडिबिलिटी ये मेरा एक मकसद है। मेरा बोलो कि मेरी कमजोरी हो सकती है, लेकिन जो भी है जो है, जो लोगों को पसंद है, लोग भी समझते हैं ये भाई अपना आदमी है, और इसलिए मेरे पास आते हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री के आजू बाजू में भटकना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो मेरे साथ ही आते हैं। पुलिस की थोड़ी तकलीफ होती है हमारे पुलिस को, लेकिन मैं उनको कहता हूँ भैया ये लोग है तो मैं हूँ, बराबर ना। तो जब आपने पिछला जो 2019 की बात कही है, तो उसमें सरकार बननी चाहिए थी शिवसेना भाजपा की, क्योंकि लोगों ने मैंडेट दिया था शिवसेना भाजपा को, और उसी तरह के आंकड़े भी आ गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वैसा नहीं हुआ, सरकार बन गई दूसरे के साथ। मतलब कहते कि मैंडेट लोगों का था, गठबंधन की सरकार बने। मोदी जी और बाला साहब ठाकरे जी की छवि को लेकर हमने वोट मांगे, और लोग चाहते थे कि शिवसेना बीजेपी की सरकार बने, तो नहीं हुआ। और जब आगे जैसे जैसे समय निकलता गया, तो थोड़ी तकलीफें, दिक्कतें आने लगी, हमारे विधायकों को आने लगी। हमारी जो आइडियोलॉजी है, बाला साहब ठाकरे जी का जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी में ही दिक्कत आने लग गई। तो हम तो शिवसेना प्रमुख जी के, बाला साहब ठाकरे जी के चेले लोग हैं, उनके शिष्य है, आनंदी साहब के शिष्य है। तो हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हमारे आइडियोलॉजी के साथ। सरकार के लिए, सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए हम आइडियोलॉजी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो हमने नहीं कर दी, और हमने सोचा, बताया भी कि इसको हम चेंज करें, वापस फिर से दोबारा जो आपने गलती किससे हुई है, उनसे हुई, हमसे हुई है, छोड़ो, हम वापस जो गठबंधन कर लेते बीजेपी के साथ,
सरकार बना लेते हैं। मैं 2-4 बार कोशिश की, लेकिन उस वक्त हमारे जो प्रमुख थे उन्होंने माना नहीं। तो फिर हम तो सरकार में थे। आपने देखा होगा कभी भी आज तक के इतिहास में राज्य के, देश के, दुनिया में लोग सत्ता की तरफ जाते हैं, हम उल्टे चले गए। हम सत्ता को छोड़ के उल्टी तरफ गए। हमको पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन हम बोले जो होगा देखा जाएगा। हम हमारे आइडियोलॉजी के साथ, विचारधारा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भले नुकसान हो जाए, और हम चले गए। तभी मुझे नहीं मालूम था मैं सीएम बनूंगा। उद्धव ठाकरे के साथ आपने बहुत टाइम लगाया, बहुत करीबी तरीके से आप उनको जानते हैं। उनके साथ आपने सरकार बनाई। पहले सरकार बीजेपी के साथ बनी, एक ही दिन चली, उसके बाद आपकी महाविकास आघाड़ी के साथ पूरा आपका गठबंधन हुआ, सरकार चली। उद्धव ठाकरे के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने कोशिश की कि देवेंद्र फडणवीस को भी अरेस्ट किया जाए। आप तब तक ठीक थे कि चलो देवेंद्र फडणवीस की बात हो रही है, फिर आपको लगा कि शायद आप भी लाइन में हो सकते हैं। तो ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि इस तरीके के मतभेद पैदा होने शुरू हो गए शिवसेना के अंदर? क्या क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई? क्या इनसिक्योरिटी आ गई? क्या हुआ वहां पर? इनसिक्योरिटी सबसे अहम मुद्दा बन गया, क्योंकि जब सरकार में लोग बैठते, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो कुर्सी कैसे मजबूत हो जाए, वो कुर्सी में 5 साल कैसे मैं बैठे रहूं, ये सोच के जब आदमी काम करता है तो फिर वो उसी तरह की सोच में चले जाता है। फिर कैसे किसको हम कार्रवाई करें, किसको हम इसमें केस में अरेस्ट करें, फिर हमारी सरकार मजबूत हो जाएगी। तो ये जो है, ये ऐसा करना, ये तो राजनीति में परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी बात होती है। तो जब भी कुछ लोगों को बीजेपी के अरेस्ट करने की, उनको कुछ केस में फंसाने की बात शुरू हो गई, अभी उसमें 2-4 लोग थे, देवेंद्र जी भी थे, तो देवेंद्र जी की बात तो मुझे भी मालूम थी। मैंने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं है, ये तो राजनीति में तो चढ़ाव उतार तो आते रहते हैं, लेकिन इस हद तक जाना ठीक नहीं है। तो इसके बाद मुझे भी पता चल गया कि मेरे बारे में भी ऐसी कोशिश चल रही है, तो मुझे दुख हुआ बहुत कि इतने साल हम साथ में काम करने के बाद अगर हमारे बारे में ही हमारे ही लोग अगर ऐसे सोचते हैं, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। तो यह तो हकीकत था कि ये जो है कोशिश हो गई, लेकिन मैं उनकी कोशिश को अंजाम वो दे सके उससे पहले उनकी कोशिश को मैंने नाकाम कर दिया। सरकार गिरा दी मैंने, नई सरकार बना दी। आपको क्या लगता है, आपने कहा कि ये चीजें जो राजनीति में ये टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। क्या राजनीति में कई चीजें टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं? तो क्या आपको लगता है कि कभी वापस उद्धव ठाकरे के साथ आपकी अच्छी बन सकती है? देखिए, इफ एंड बट में बहुत अंतर होता है, और अभी मैं जो हमारा नेचुरल अलायंस है, जो बरसों से आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने जो नेचुरल अलायंस बनाया है, गठबंधन, उसी के साथ काम कर रहा हूँ मैं, और सरकार को आगे बढ़ा रहे। केंद्र की हमें मदद मिल रही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें सपोर्ट कर रहे। आज मेट्रो में सपोर्ट हो रहा है, पुणे मेट्रो, ठाणे मेट्रो, दिघी पोर्ट, वाडवन पोर्ट, ये सब रोड में, रेलवे में कई हजारों करोड़ के जो फंड्स है वो केंद्र सरकार हमें दे रही है, और मोदी जी का मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। तो अभी मुझे दूसरा इधर उधर देखने की क्या ज़रूरत है। मैं अपने रास्ते से सही रास्ता चुना है मैंने, और जो सही रास्ता जो जनता को भी मान्य है, जनता को भी कबूल है, और जनता भी यही चाहती है, तो वो जनता के रास्ते पे मैं चलूँगा। क्यों यहाँ वहाँ देखूँगा मैं अपना रास्ता तय कर लिया है, और मुझे
मुझे इतना ही है। मैं ये फिर एक बार कहूँगा, मुझे क्या मिला, इससे मैं इस देश को क्या दूंगा, इस समाज को क्या दूंगा, इस राज्य की जनता को क्या दूंगा, ये मेरे लिए बहुत अहम बात है। आपने कई सारी स्कीम शुरू की हैं, लड़की बहन योजना आपने शुरू की, और भी कई सारी स्कीम्स आप लेकर आए हैं। आपको पीछे जब आप कुछ समय में देखते हैं, क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें आपने सबसे बड़ी करी हैं जो आपको एक सेटिस्फैक्शन भी देती हैं कि मैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बना हूं, मैंने ये चीज़ें की हैं और ये चीज़ें मैं आगे करना चाहता हूं? मैं जब मेरी शुरुआत थी, मैं आपने पहले ही कहा कि मैं एक किसान परिवार का बेटा हूं, एक गरीब परिवार से आया हूं, तो मुझे पता है एक सामान्य परिवार की दुख वेदना दर्द मैं जानता हूं। कैसे वो लोग घर चलाते हैं, हमारी माँ कैसे घर चलाती थी, उसके बाद बीवी कैसे चलाती थी, कैसे उनको घर चलाने में दिक्कत आती थी, ये मैंने देखा है। और मैं तब वो ऐसा सोचता था कि कुछ ना कुछ ये लोगों के लिए कोई ना कोई करना चाहिए। तो जब मेरे पास मुख्यमंत्री पद आ गया तो मैंने पहले मेरी मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना कर दी, लाडली बहना योजना कर दी और उसको शुरुआत कर दी। हर महीने में 1,500 रुपया उनको, सालाना 18,000 रुपया, हर घर में 2 हमारी बहना है तो 3,000 रुपया। और अभी इसमें वो शुरू हो गई, लोगों को, विपक्ष को लगा ये तो चुनावी जुमला है और ये तो ऐसे ही घोषणा करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि खाते में अकाउंट में पैसे भी चले जाएंगे। जैसे खाते में अकाउंट में पैसे, पहले तो बोले पैसे तो आने वाले नहीं है, ये सिर्फ घोषणा है, चुनावी ये सब जुमले है, लेकिन जैसे खाते अकाउंट में पैसे आ गए तो विपक्ष वाले बोले जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, सरकार निकाल लेगी। तो मैंने कहा मेरे बहनों को, ये सरकार देने वाली है, ये लेने वाली सरकार नहीं है। ये देना बैंक है, ये लेना बैंक नहीं। पहले लेना बैंक थी, अब देना बैंक है, हम देना जानते हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना बहुत सुपर हिट हो गई है और सब जगह पर 1,40,50 लाख मेरी बहनों ने फॉर्म भरे, 1,10,6 लाख लोगों को पैसे अकाउंट में गए। हमारा टारगेट 2.5 करोड़ महिलाओं का है। आप 1,500 रुपए दे रहे हैं, विपक्ष कह रहा है हम 3,000 रुपए देंगे। विपक्ष ये भी कह रहा है कि क्या आप ये दे भी पाएंगे आगे, कब तक दे पाएंगे आप? आपके पास पैसे हैं इतने कि महाराष्ट्र और आपका जो ये वायदा है ये आप पूरा करके रखेंगे? जो करते हैं पूरी तरह सोच समझ के करते हैं। हमारा काम जो जीडीपी के 25% हम लोन निकाल सकते हैं, हम 17.5% है, 17.5% अभी है। FRBM के 3% से कम है। हम पूरी तरह गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं और हम आउट ऑफ स्कोप काम करते हैं, लेकिन स्कोप में रहकर। बड़े साधारण से परिवार से हैं आप शिंदे जी। प्रधानमंत्री मोदी भी बिल्कुल साधारण परिवार से थे, प्रधानमंत्री मोदी भी बिल्कुल साधारण परिवार से थे, आप भी बिल्कुल साधारण से परिवार से थे और आपने काफी मुश्किलें भी देखी, आपने गरीबी भी देखी। अभी ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, उसके बाद और भी एक योजना है, उनको 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलने वाले सालाना, 3 सिलेंडर। और दूसरी एक योजना है, हमारी लाडली बेटी है लखपति, ये भी जैसे जन्म होता है लड़की का 5,000 रुपये हमारी सरकार देगी, स्कूल में एडमिशन होगा 6,000, 5वीं में जाएगी 7,000, 11वीं में जाएगी तो 8,000। क्यों ऐसा रखा है कि ड्रॉप आउट नहीं हो, लड़की ने सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो हायर एजुकेशन भी लेना चाहिए उसने। और 18 साल जैसी वो लड़की होती है 1 लाख रुपए उसके खाते में जमा होंगे। उसके बावजूद हमारी लड़कियां जो है वो हायर एजुकेशन नहीं ले पा रही थी, उसको गवर्नमेंट 50% फीस भरती थी। एक हमारी लड़की छोटी बहना ने आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि 50% उसके पिताजी को भरनी थी, वो नहीं भर पाए, इसलिए वो बोली मैं पिताजी को, मेरे माता पिता को बोझ बन रही हूँ क्या, इसलिए उसने सुसाइड किया। रात को 12:30 बजे मुझे न्यूज़ मैंने देखी आपके चैनल पर, और तब मैंने 1 घंटे में कंसर्न मिनिस्टर, मैं उनका नाम बताता हूँ, चंद्रकांत पाटिल दादा, उनको मैं फ़ोन किया। बोले सरकार, हम बोलते हैं आम आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मेरे बहनों की सरकार है, बेटियों की सरकार है, और हमारी सरकार में ये आत्महत्या हो रही है, तो हमारी सरकार का क्या फ़ायदा है। बोले उसको तुरंत प्रस्ताव बनाओ और हमारी
जो लड़कियां जिसको हायर एजुकेशन लेना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, MBA करना है, क्या फाइनेंस करना है, जो करना है, उससे पूरी 100% फीस गवर्नमेंट भरेगी। वो निर्णय हमने ले लिया। शिंदे जी, सवाल बहुत सारे हैं, समय हमारे पास कम हो रहा है, लेकिन कुछ 2-4 सवाल फटाफट मैं आपसे पूछूंगा कि बड़े आप लाडले भाइयों के लिए भी किया हमने जी, हमारे लाडले भाइयों के लिए भी किया है। ये पहली बार है राज्य में ये स्टाइपेंड देने का काम किया हमने। युवा प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको स्किल्ड किया जाएगा और स्किल मैन पावर कंपनियों को मिलेगा। 6,000, 8,000, 10,000 महीने में उनको स्टाइपेंड देंगे हम। ये भी योजना कर रही है। शिंदे जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप ऑटो रिक्शा चलाते थे, ऑटो रिक्शा चलाने से आप मुख्यमंत्री बन गए। जाहिर तौर पे मेहनत बहुत हुई, सोच बहुत रही आपकी, अपॉर्चुनिटीज मिली, आपने अपना उसमें योगदान दिया, आपने अपनी उसमें पूरे तरीके से आपने पार्टिसिपेट करते रहे कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूं, लेकिन आप ऑटो रिक्शा से चीफ मिनिस्टर बने। आज जब आप देखते हैं मुंबई में या कहीं पर भी ऑटो रिक्शा चालकों को, तो क्या आपको लगता है कि उनका जीवन, जब आपका जीवन वो था, उसमें बहुत फर्क आ गया, जो वो वहीं के वहीं खड़े हैं? उनके लिए आपको लगता है कि वो आगे आ चुके हैं? उनके लिए भी मैंने ऑटो और टैक्सी का कारपोरेशन किया है। जब वो जैसे नौकरी कोई करता है, रिटायर होने के बाद उसको कुछ पैसे मिलते हैं, ग्रेजुएटी मिलती है, पेंशन मिलती है, इनको तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये भी सोच के मैंने किया है, उनका कारपोरेशन बनाया है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ, परिवहन डिपार्टमेंट के साथ उनको जोड़ दिया है। उनको भी मैंने उनके बारे में सोचा है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी काम हो लगन से करना चाहिए। मैंने नौकरियाँ भी की, ऑटो भी की, गाड़ियाँ भी चलाई और फिशरीज में भी काम किया, लेकिन जो भी काम किया पूरी ईमानदारी के साथ किया, लगन से किया। और इसलिए जो भी आपको काम मिले ईमानदारी से करो, लगन से करो, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की घटना की वजह से आज एक सामान्य परिवार का एक बड़ा व्यक्तिमत्व आदरणीय प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गया। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान का महत्व है। शिंदे जी, बहुत बड़ा चुनाव आपके सामने खड़ा है। हरियाणा का चुनाव आपसे पहले होगा, आपका चुनाव कुछ समय के बाद होने वाला है। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा चुनाव होगा ये। तो इस चुनाव में पिछली बार जैसा हम बात कर रहे थे कि 2019 में 4 पार्टियां थी, आज 2024 में जब हम पहुंचते हैं तो उन्हीं 4 पार्टियों में से वो 6 बन गई, 2 उसमें अलग अलग गुट बन गए। इस बार के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? आपकी रणनीति क्या रहेगी और आपको क्या नजर आ रहा है आने वाले 1-1.5 महीने में? देखिए, चुनाव नजर के सामने रखकर हम कोई काम नहीं करते। 2 साल, 2.25 साल हो गए, पहले हमारी 60 कैबिनेट होगी। आज पहले कैबिनेट से अगर आप पूरा ब्यौरा लेंगे तो हर एक कैबिनेट में हम किसान हो, उनका इरिगेशन हो, उनको सहूलियत हो, उनकी स्कीम्स हो, महिलाओं, माताओं, बहनों, हमारे सीनियर सिटीजन हो, इंडस्ट्री हो, व्यापारी हो, सबके लिए हमने निर्णय लिए है पॉजिटिव। और आज जो स्कीम्स हमने शुरू की है, लॉन्च की हुई है, उसका फ़ायदा लोग ले रहे हैं। एक तरफ डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है। मतलब सिर्फ डेवलपमेंट करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा करके, इंफ्रास्ट्रक्चर करके सब कुछ नहीं होता है। तो ये उनको कल्याणकारी योजना भी है। ये दोनों को हम मिलाप करने का काम किया है और इसके वजह से हमने ये देखा नहीं कि चुनाव में हमको इसका फ़ायदा हो जाएगा। चुनाव हो या ना हो, हमारी सरकार काम करती रही और काम किया है। इसलिए हमारी जो लाडली बहना है, लाडले भाई है, ये चुनाव में जरूर विश्वास रखेंगे और सगे भाई को प्रायोरिटी देंगे, सौतेले भाई को दूर रखेंगे। शिंदे जी, सवाल इतने कि 1 घंटा भी और अगर हम लगाएं तो भी वो हमारे को कम पड़ेगा। क्योंकि वो लोग ने विरोध किया, बोले ये विरोध किया, ये योजना बोगस है, बनेगी नहीं, ये नहीं, और रुके नहीं इतने तक, कोर्ट में गए, बोले इसको रद्द करो। कोर्ट बोले भैया ऐसा कैसे कर रहे, तो कोर्ट में रद्द नहीं हुआ। तो लोग, हमारे बहनाओं को मालूम है, ये सौतेले भाई कोर्ट तक पहुंच गए हमारी स्कीम बंद करने के लिए। तो वो तो थोड़े सोचेंगे ना हमारे बारे में। स्कीम तो चालू रहेंगी ना, आगे चालू रहेगी।
शिंदे जी, बहुत सारे सवाल बाकी हैं, लेकिन समय हमारे पास खत्म हो रहा है। 1 घंटा भी और होता था शायद वो भी कम पड़ता। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिंदे जी। सर मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 इंडिया ने एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में हमेशा कई लोगों को कहता हूँ, मीडिया को कहता हूँ कि डेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट है वो आपके चैनल पे दिखाएंगे तो लोगों को पता चलेगा ये कोस्टल कितने फ़ायदे का है, ये अटल सेतु कितने फ़ायदे का है, ये समृद्धि कितने फ़ायदे का है, इसमें हमारा कितना बचत होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, फ्यूल बचता है, तो टीआरपी आपका बढ़ेगा। लेकिन आप लोग क्या रोज का एक दूसरे के ऊपर लड़ाई करते वही दिखाते हैं। सर मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आप मंच पर कुछ पलों के लिए बने बहुत बहुत रहें। धन्यवाद। और साथ ही मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ अविनाश कौल, ग्रुप सीईओ नेटवर्क 18। सर प्लीज आप आएं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें कि आज न्यूज़ 18 इंडिया के इस खास कार्यक्रम में जब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के विकास की और देश के विकास में महाराष्ट्र के योगदान की, एकनाथ शिंदे जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 इंडिया के इस खास कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लिए, जिन्होंने ये बताया, और वो भी ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, कैसे महाराष्ट्र के विकास का जो विजन है वो इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के पास है। बहुत शुक्रिया।